स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 अप्रैल 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए हैं दिल्ली। आज ले सकते हैं राज्यसभा पद की शपथ, कह दी बड़ी बात। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में अब बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब मैं यहीं पर रहूंगा, वहां नया आदमी आएगा, जिससे राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। जी हाँ, उनके इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 अप्रैल तक बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और सत्ता परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि पार्टी और फिर गठबंधन स्तर पर नए नेतृत्व को लेकर के मंथन चल रहा है, जिसके बाद सियासी किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सैलरी नहीं आई, मंत्रियों को भी नहीं मिल रही है, सरकार का खजाना हुआ खाली। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी सैलरी तक नहीं आई है, यहां तक कि मंत्रियों को भी भुगतान नहीं हो रहा है। जब उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। तेजस्वी यादव का कहना है कि सरकार का खजाना खाली हो चुका है, जिसकी वजह से कर्मचारियों और फिर जनप्रतिनिधियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर निशाना साधते हुए वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस बयान पर अभी कोई भी बयान नहीं आया है। 163 साल पुराना बिहार का कोइलवर पुल हुआ कमजोर, दरक रही नींव, दांव पर लगी सैकड़ों जान। दरअसल बिहार का ऐतिहासिक कोइलवर पुल अब खतरे की जद में बताया जा रहा है। करीब 163 साल पुराना ये पुल धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। करीब 163 साल पुराना ये पुल धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और इसकी नींव में दरारें आने की खबर सामने आई है। इससे रोजाना गुजरने वाले वाहनों की सुरक्षा को लेकर ये गंभीर चिंता बढ़ गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार पुल की संरचना पर समय और फिर लगातार बढ़ते दबाव का असर साफ नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते इसकी मरम्मत और फिर मजबूती का काम नहीं किया गया तो ये किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से आरजेडी टेंशन में क्यों? क्या बीजेपी की स्ट्रेटजी है बड़ी वजह? दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद आरजेडी की चिंता बढ़ने की चर्चा है। इस पूरे घटनाक्रमों को लेकर के सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे के पीछे बड़े राजनीतिक संकेत छिपे हो सकते हैं। जब कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी की रणनीति भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। इससे राज्य की यानी कि बिहार की मौजूदा राजनीतिक की स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से आरजेडी के भीतर बेचैनी की स्थिति बताई जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। आने वाले दिनों में स्थिति किस ओर जाएगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। बिहार के सरकारी अस्पताल का गजब हाल, दारोगा जी के टूटे पैर पर प्लास्टर की जगह बांध दिया गत्ता। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों की हालात को लेकर के एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा मामला उस समय सामने आया जब एक दारोगा के टूटे हुए पैर पर सही तरीके से प्लास्टर करने के बजाय गत्ता बांध दिया गया। जहाँ यह घटना स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही और बदहाल स्थिति को साफ तौर पर दिखाती है। मिल रही जानकारी के अनुसार घायल दारोगा इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाई। डॉक्टरों या फिर स्टाफ ने प्लास्टर की व्यवस्था न होने के पर गत्ते से पैर को बांध दिया। इस तरह का अस्थायी और फिर लापरवाही इलाज देख करके मरीज और उनके परिजन हैरान रह गए और नाराज हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश के मामले में बड़ी कार्रवाई, बिहार के बक्सर से 3 युवक गिरफ्तार। दरअसल बात है कि बिहार के बक्सर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश से जुड़े हुए मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुरक्षा एजेंसी में हरकत मच गया है। ये जानकारी के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को इस युवकों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। जांच के दौरान कुछ अहम सबूत मिले, जिसके आधार पर बक्सर से तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इस घटना के सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और यदि कोई बड़ा नेटवर्क सामने आता है तो फिर उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अब हर पंचायत में आधार सेवा केंद्र, 15 अप्रैल तक 2000 गांव में शुरुआत, बिहार के ग्रामीणों को बड़ी राहत। दरअसल बात यह है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में हर पंचायत तक आधार सेवा केंद्र पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत 15 अप्रैल तक करीब 2000 गाँव में इसकी शुरुआत की जाएगी। जैसे लोगों को आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए दूर दराज के शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पहल के तहत ग्रामीणों को नामांकन, अपडेट और फिर सुधार जैसी सुविधाएं उनके ही पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक इन कामों के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे समय और फिर पैसे दोनों की परेशानी होती थी। नए केंद्र खुलने से ये समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। जब सरकार का मानना है कि इस कदम से डिजिटल सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ेगी और आम लोगों की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। जिस्म फरोशी के धंधे से बाहर निकाली 8 लड़कियां, बिहार पुलिस का रेड लाइट एरिया पर छापा। दरअसल बात है कि बिहार में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रेड लाइट एरिया में छापेमारी की है। इस दौरान जिस्म फरोशी के धंधे में फंसी 8 लड़कियों को बाहर निकाला गया। ये छापेमारी बिहार के मधेपुरा जिला में की गई है, जिससे लड़कियों में हरकत मच गया है। पुलिस की इस कार्रवाई को मानव तस्करी और फिर अवैध गतिविधियों के खिलाफ अहम कदम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को लंबे समय से इस इलाके में अवैध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। इसके बाद टीम ने योजना बना करके छापा मारा और मौके से कई अहम सुराग भी जुटाए गए। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई और फिर मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि अवैध धंधों पर रोक लगाई जा सके और फिर पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। वहीं पर इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के पद को लेकर के कोई मतभेद नहीं, नीतीश कुमार लीडर, वही लेंगे फैसला। बीजेपी प्रमुख नितिन नवीन का बड़ा बयान। दरअसल बात यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर के जारी चर्चाओं के बीच बीजेपी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है, जब पार्टी नेता नितिन नवीन ने साफ कर दिया है कि एनडीए में किसी तरीके के मतभेद नहीं है और नीतीश कुमार ही गठबंधन के नेता है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के अंतिम फैसला भी वही लेंगे। नितिन नवीन ने कहा है कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और नेतृत्व को लेकर के कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। इस बयान के बाद उन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की गई है जिसमें एनडीए के भीतर मतभेद की बात कही जा रही थी। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में चल रही चर्चाओं को नई दिशा मिली है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि नीतीश कुमार आगे क्या फैसला लेते हैं। बिहार में घरेलू रसोई गैस की अब 3 से 4 दिन में होगी होम डिलीवरी। उपभोक्ता अब घर बैठे ऐप के जरिए ऐसे करवा सकते हैं केवाईसी। दरअसल बात यह है कि बिहार में घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी 3 से 4 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे लोगों को लंबे इंतजार से छुटकारा मिलेगा। बताया जा रहा है कि उपभोक्ता अब घर बैठे ही मोबाइल ऐप के जरिए अपना केवाईसी भी पूरा कर सकेंगे। इससे गैस कनेक्शन से जुड़ी प्रक्रिया आसान और फिर तेज हो जाएगी और लोगों को एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से सेवा में पारदर्शिता आएगी और फिर उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। साथ ही साथ डिजिटल प्रक्रिया के जरिए समय की बचत होगी और सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। बंगाल में खेला हो गया, सर्वे के आंकड़े ने उड़ाए ममता दीदी के होश, बीजेपी की जबरदस्त छलांग। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर के एक नया सर्वे सामने आया है जिसने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। जब सर्वे के आंकड़े के मुताबिक राज्य में बीजेपी को लेकर के समर्थन में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस सर्वे में बीजेपी की स्थिति पहले से मजबूत दिखाई गई है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी को चुनौती मिलती नजर आ रही है। हालांकि ये सिर्फ सर्वे के आंकड़े हैं, लेकिन हकीकत क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। एलपीजी संकट पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, अब नहीं लगेगी कतार, इन लोगों को सबसे पहले मिलेगा सिलेंडर। दरअसल बात है कि एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के तहत अब गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सप्लाई सिस्टम को अधिक व्यवस्थित किया जाएगा। जब बताया जा रहा है कि इस नई नीति में कुछ विशेष श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें समय पर गैस मिल सके। इसके जरिए वितरण प्रक्रिया को तेज और फिर पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जरूरतमंद लोगों तक जल्दी पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। यह सरकार का मानना है कि इस कदम से एलपीजी की उपलब्धता में सुधार होगा और लोगों को होने वाली परेशानियां कम होगी। साथ ही साथ नई व्यवस्था से सप्लाई चेन को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी, जिससे भविष्य में ऐसी समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सके।
बिहार के गांव तक पहुंचेगी सस्ती लोन सुविधा और सरकारी योजनाओं का लाभ, मंत्री ने नाबार्ड को दिए निर्देश। दरअसल बात यह है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के गांव तक सस्ती लोन सुविधा और फिर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने पहल तेज कर दी है। इस दिशा में मंत्री ने नाबार्ड को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं ताकि योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बताया जा रहा है कि इस कदम का उद्देश्य किसानों, छोटे व्यवसायियों और फिर ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध होने से लोग अपने काम धंधे को आगे बढ़ा सकेंगे और फिर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाए जा सकेंगे। जब सरकार का मानना है कि इस पहल से गांव में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और फिर विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ने से लोगों को सीधे फायदा मिलेगा और फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगी। बिहार में कब तक बनेगी नई सरकार, मंत्री विजय चौधरी ने दिया बड़ा संकेत। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में नई सरकार के गठन को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। इस बीच मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि जल्द ही स्थिति साफ हो सकती है। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि सरकार गठन को लेकर के अंदर खाने लगातार बैठकें और फिर मंथन का दौर जारी है। अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच बातचीत चल रही है ताकि जल्द से जल्द किसी निष्कर्ष पर पहुंचाया जा सके। विजय चौधरी के बयान को इसी प्रक्रिया से जोड़ करके देखा जा रहा है, जहां हालांकि अभी तक किसी भी तारीख या फिर नाम की तिथि की घोषणा नहीं हुई है। बिहार में बिगड़ा मौसम का मिजाज, आंधी तूफान के साथ होगी झमाझम बारिश, 19 जिलों के लिए भयंकर अलर्ट। दरअसल बात यह है कि बिहार में मौसम का मिजाज अचानक से बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने बिहार के कई हिस्सों में आंधी तूफान और तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर 19 जिलों के लिए भयंकर चेतावनी दी गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और फिर बिजली गिरने की संभावना है। ऐसे में किसानों और आम लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जब प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें और सुरक्षित जगहों पर रहें। इस मौसम बदलाव से जहां पर गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, वहीं पर नुकसान की आशंका भी बनी हुई है। सरकार और फिर आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। बिहार के 52 लाख वाहन मालिकों को सरकार का अल्टीमेट, 1 महीने में लगवाएं HRRP, नहीं तो देना होगा भारी जुर्माना। दरअसल बात है कि बिहार में गाड़ी मालिकों के लिए सरकार ने सख्त नियम निर्देश जारी कर दिए हैं। जब बिहार के करीब 52 लाख गाड़ी मालिकों को 1 महीने के भीतर हाई सिक्योरिटी तय समय सीमा के भीतर नियम का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि HSRP लगाने से गाड़ियों की पहचान आसान होगी और फिर चोरी और फिर अपराध पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ये सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी वजह से प्रशासन इस नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। शराब पीने वाले गरीब पकड़े जाते हैं, बड़े तस्कर भाग जाते हैं। बिहार में शराबबंदी पर बोले जीतन राम मांझी। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर बड़ी बात कह दी है और शराबबंदी कानून के लागू होने के तरीके पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि शराब पीने वाले गरीब लोग आसानी से पकड़े जाते हैं, जबकि बड़े तस्कर बच निकल करके भाग जाते हैं। जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि कानून का असर समान रूप से नहीं दिख रहा है और इसका खामियाजा आम लोगों को ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि प्रशासन को बड़े नेटवर्क और फिर तस्करों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कानून का सही उद्देश्य पूरा हो सके। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और शराबबंदी कानून को लेकर के आगे क्या कदम उठाते हैं। अब बिहार में टीचर बनना आसान नहीं, मॉडल स्कूल में शिक्षक बनने के लिए लाने होंगे 100 मार्क्स। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब मॉडल स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 100 अंक लाने होंगे। इस नए नियम का उद्देश्य योग्य और फिर काबिल शिक्षकों का चयन सुनिश्चित करना है। बताया जा रहा है कि इस बदलाव से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और फिर प्रतिस्पर्धा बनेगी। सरकार चाहती है कि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, जिसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों की जरूरत है। इसी कारण चयन मानदंड को पहले से ज्यादा सख्त मिल गया है। जी हाँ, इस फैसले के बाद शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए चुनौती बढ़ गई है। हालांकि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए इसे जरूरी कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके।
अब भारत में नकली नोटों की आवक रोकने के लिए नेपाल बॉर्डर पर सख्त नजर, करेंसी पहचानने वाले मशीनें लगेगी। दरअसल बात है कि देश के नकली नोटों की समस्या पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब नेपाल बॉर्डर पर सख्त निगरानी बढ़ाई जाएगी और फिर करेंसी पहचानने वाली आधुनिक मशीनें लगाई जाएगी ताकि फर्जी नोटों की एंट्री को रोका जा सके। बताया जा रहा है कि सीमा क्षेत्र में नकली नोटों की तस्करी की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नई मशीनों की मदद से असली और फिर नकली नोटों की पहचान तुरंत की जा सकेगी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को कार्रवाई करने में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से नकली नोटों के नेटवर्क पर बड़ा असर पड़ेगा और देश की आर्थिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ सीमा पर निगरानी बढ़ने से तस्करी की अन्य गतिविधियों पर भी नियंत्रण लगेगी। तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा महिलाएं सिगरेट पीती है, पुरुष देखते रहते हैं। नीतीश के लाल को बताया सुनने बेटा सन्नाटा। दरअसल बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के एक बयान ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। उनके बयान को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इसे लेकर के चर्चा तेज हो गई है। यह तेज प्रताप यादव ने अपने बयान में सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए कुछ ऐसी बातें कही है जिसे लेकर के विरोध शुरू हो गया है। जब उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार शून्य बेटा सन्नाटा है, उनको कुछ नहीं आता है। यह कहना है तेज प्रताप यादव का। और साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं को लेकर की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं सिगरेट पीती है और पुरुष देखते रह जाते हैं। जी हाँ, इस बयान के बाद सियासत में हलचल मच गई है। अब पंचायतों की जानकारी मिल जाएगी व्हाट्सएप से। दरअसल बात यह है कि बिहार में पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक नई पहल की गई है। पंचम नाम का चैट बोर्ड शुरू किया जा रहा है, जिसके जरिए अब ग्रामीणों को व्हाट्सएप पर ही जरूरी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। ये कदम डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इस चैट बोर्ड के माध्यम से लोग सरकारी योजना, पंचायत से जुड़ी सेवाओं और फिर अन्य जरूरी सूचनाओं की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। खास बात यह है कि इसके इस्तेमाल के लिए किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे गांव के आम लोग भी आसानी से इसका लाभ उठा पाएंगे। सरकार का मानना है कि पंचम चैट बोर्ड से पंचायतों का कामकाज और अधिक पारदर्शी और तेज होगा। साथ ही ग्रामीणों को समय पर सही जानकारी मिलने में उनकी परेशानी कम होगी और फिर डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। जहां से किए हैं 10वीं पास, वहीं पर मिलेगी 11वीं में एडमिशन और फीस होगी 350 रुपये। दरअसल बात यह है कि बिहार में 11वीं कक्षा में एडमिशन को लेकर के अहम अपडेट सामने आई है। जहां अब छात्रों को उसी स्कूल या फिर संस्थान में प्राथमिकता दी जाएगी जहां से उन्होंने 10वीं की पढ़ाई पूरी की हो। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों को एडमिशन प्रक्रिया में सहूलियत देना और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को कम करना है। जहाँ नई व्यवस्था के तहत एडमिशन प्रक्रिया को और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आवेदन करने के लिए 350 रुपये की एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। इससे पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार को मिलेगी महिला मुख्यमंत्री, चर्चा में ये 3 नाम, जानिए सीएम की रेस में कौन कौन आगे। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई चर्चा और जोर पकड़ रही है कि क्या बिहार को पहली मुख्यमंत्री मिल सकती है। इसको लेकर के सियासी गलियारों में कई नाम सामने आ रहे हैं और कयासों का दौर जारी है। 3 प्रमुख महिला नेताओं के नाम खास तौर पर चर्चा में आ रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यह जानकारी के मुताबिक आगामी राजनीतिक समीकरण और फिर प्रभावित बदलाव को देखते हुए इन नामों पर विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में अन्य नेताओं खास करके सम्राट चौधरी की भूमिका क्या होगी और वे इस रेस में कहां खड़े हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस चर्चा ने बिहार की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है। आने वाले समय में राजनीतिक घटनाक्रम किस दिशा में जाएगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। बिहार डेयरी सेक्टर को मिलेगा वैश्विक बढ़ावा, 24,248 गांवों के 8,053 पंचायतों में खुलेंगे सुधा केंद्र। दरअसल बात है कि बिहार की डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बिहार में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए 24,248 गांवों की 8,053 पंचायतों में सुधा के केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस योजना के जरिए दूध उत्पादन और फिर विपणन व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। गाँव-गाँव में सुधा केंद्र खोलने से किसानों और फिर पशुपालकों को सीधे बाजार से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सकती है और फिर बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल डेयरी सेक्टर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इससे बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ावा मिलेगा।
बिहार में 27 वर्ष बाद बदला संस्कृत बोर्ड शिक्षा बोर्ड का सिलेबस, 50 नए मॉडल स्कूल खुलेंगे। दरअसल बात है कि बिहार में संस्कृत शिक्षा को लेकर के बड़ा बदलाव किया गया है। करीब 27 साल बाद संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सिलेबस में संशोधन किया गया है, जिससे पढ़ाई को आधुनिक और फिर अधिक उपयोगी बनाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही बिहार में 50 नए मॉडल स्कूल खोलने की योजना है, जहाँ नई व्यवस्था के तहत छात्रों को बेहतर और फिर अपडेटेड पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे बदलते समय के साथ तालमेल बिठा सके। स्कूल मॉडल के खुलने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है और फिर छात्रों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। सर्विस ब्रेक और प्रमोशन बना विजय सिन्हा का हथियार, हड़ताली अफसरों को 24 घंटे की मोहलत। दरअसल बात है कि बिहार में हड़ताल पर गए अफसरों को लेकर के सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर अफसर काम पर नहीं लौटते हैं तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर्विस ब्रेक और फिर प्रमोशन पर असर जैसे कदम भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने हड़ताल को गंभीरता से लेते हुए इसे प्रशासनिक व्यवस्था पर असर डालने वाला कदम बताया है। इसी वजह से अफसरों को अंतिम चेतावनी दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, नहीं तो फिर उनके करियर पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इस सख्त रुख के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि अफसर सरकार की चेतावनी के बाद क्या फैसला लेते हैं और स्थिति किस दिशा में आगे बढ़ती है। बिहार में नई सरकार के फॉर्मूले की जा सकती है घोषणा, अगले सीएम का भी नाम लगभग तय। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। खबर है कि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर के जल्द ही किसी फॉर्मूले की घोषणा की जा सकती है। इसके साथ ही अगले मुख्यमंत्री के नाम पर भी लगभग सहमति बन जाने की चर्चा सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सत्तापक्ष और फिर सहयोगी दलों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसमें नए राजनीतिक समीकरण पर मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन चर्चाओं के बाद जल्द ही नई सरकार के गठन को लेकर के तस्वीर साफ हो सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन खबरों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। मर्दों को मौत दे रहा है ये तेल। दोस्तों, किशनगंज के लिए बड़ी खबर है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे अब लोगों की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण को लेकर के कुछ जरूरी बातें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल किशनगंज अब विकास के नए दौर में कदम रखने जा रहा है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाला मेगा एक्सप्रेसवे सीमांचल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस प्रोजेक्ट का सीधा असर किशनगंज समेत पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था, रोजगार और कनेक्टिविटी पर पड़ने वाला है। करीब 37,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लगभग 550 किलोमीटर लंबा होगा। ये सड़क उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू होकर के बिहार के कई जिलों से होकर के गुजरते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगी, जब बिहार का आखिरी जिला किशनगंज पड़ेगा। खास बात यह है कि ये एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद गोरखपुर से सिलीगुड़ी का सफर, जो अभी 12 से 15 घंटे में तय होता है, ये घट करके मात्र 6 से 8 घंटा रह जाएगा। यानी कि समय की बचत के साथ साथ व्यापार और आवागमन दोनों आसान हो जाएंगे। किशनगंज के लिए ये एक्सप्रेसवे इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर लॉजिस्टिक, वेयरहाउस, होटल और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर में तेजी से विकास होने की संभावना है। स्थानीय युवाओं को रोजगार के भी नए अवसर मिल सकते हैं और व्यापारियों को बड़ा बाजार मिलेगा। अब बात करते हैं जमीन अधिग्रहण जैसे जरूरी मुद्दे की। इस एक्सप्रेसवे के लिए जिन गांव और फिर जमीनों का चयन किया गया है, वहां पर प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की जाती है। सबसे पहले धारा 3A यानी कि 3A के तहत सूचना दी जाती है कि इस जमीन की जरूरत है। इसके बाद जमीन मालिकों को आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलता है। फिर धारा 3D के तहत जमीन अधिग्रहण की अंतिम घोषणा होती है। इसके बाद मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होती है। सरकार बाजार दर से अधिक कीमत देने का प्रावधान रखती है ताकि किसानों को उचित लाभ मिल सके। वहीं पर किशनगंज के जिन लोगों की जमीन इस प्रोजेक्ट में आ रही है, उन्हें सबसे पहले अपनी जमीन के कागजात जैसे कि खतियान, रसीद और पहचान पत्र अपडेट रखना चाहिए। साथ ही सरकारी नोटिस पर ध्यान देना जरूरी है और समय पर अपनी आपत्ति या फिर सहमति दर्ज करना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुल्हनों की बाजार के बारे में। जी हाँ, दुनिया की वो अजीब जगह है जहाँ पर दुल्हनों का बाजार लगता है। यहाँ पर प्याज टमाटर की तरह लोग बीवी को खरीदते हैं। जहाँ आप जानकर कि ये शायद चौंक गए होंगे, लेकिन ये 100% सत्य है। जी हाँ, दुनिया में भी इस तरीके के बाजार लगते हैं जहाँ पर कपड़े, सब्जी,
फल की तरह दुल्हनों को भी खरीदा जाता है। जी हाँ, आज तक आपने कपड़े, सब्जियां, जूते जैसी चीजों का ही बाजार देखा होगा और गया भी होगा, लेकिन क्या आपने दुल्हन का बाजार देखा है? तो आपको बता दूं कि आज तक आपने कपड़े, सब्जियां, जूते जैसी चीजों का ही बाजार देखा होगा, लेकिन क्या आपने दुल्हन का बाजार देखा है? जी, ये सुनकर कि आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन आपको बता दूं कि दुनिया में एक ऐसी अनोखी जगह है जहां महिलाओं को प्याज और फिर टमाटर की तरह बेचा जाता है। वह जगह है बुल्गारिया। जब बुल्गारिया में एक ऐसी जगह है जहां पर दुल्हनें बेची जाती है और पुरुष उन्हें अपनी पत्नी के रूप में खरीदते हैं। ये बाजार बुल्गारिया में स्थित है। यहाँ पर एक मंडी लगती है जहां पर दुल्हन बिकती है। यहाँ लोग लड़कियों को खरीदते हैं और उन्हें अपनी दुल्हन के रूप में ले जाते हैं। यहाँ पुरुष अपने परिवार के साथ आते हैं और अपने लिए लड़की चुनते हैं। एक लड़की को एक लड़का पसंद है। यहाँ पर जब लड़के आते हैं दुल्हन खरीदने के लिए तो लड़की लड़का को देखती है और लड़का लड़की को देखता है। जब दोनों पसंद आ जाते हैं तो फिर लड़की को खरीद लिया जाता है। फिर जब लड़की के परिवार वाले उस कीमत से खुश हो जाते हैं तो उस कीमत पर लड़की को लड़के के परिवार को दे दिया जाता है। फिर लड़का लड़की को घर ले आता है और उसे पत्नी का दर्जा मिलता है। ये बाजार गरीबों के लिए है। ये दुल्हन बाजार गरीब लड़कियों के लिए लगता है जो माँ बाप खर्चों के कारण अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाती है। जब वह अपनी बेटी को इस बाजार में ले आती है, इसके बाद लड़के लड़की को उठा करके ले जाते हैं। बाज़ाब्ता उसका रस्म होती है, पैसे देकर के ले जाते हैं। ये प्रथा वर्षों से चली आ रही है और ये लीगल है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव का असर किशनगंज तक देखा जा रहा है। यहाँ पर अगर आप किशनगंज से पश्चिम बंगाल जाएंगे और पश्चिम बंगाल से किशनगंज आएंगे तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का असर अब किशनगंज की सड़कों पर भी साफ दिखने लगा है। सीमा पर सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई है कि हर गाड़ी की तलाशी हो रही है। नकदी, संदिग्ध सामान और चुनावी गड़बड़ी रोकने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल पूरी तरह से अलर्ट है। तो दरअसल बात यह है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दी गई है। इसका सीधा असर किशनगंज जिले में भी देखने को मिल रहा है, जो भौगोलिक रूप से बंगाल से सटा हुआ है। किशनगंज से सटे कई सारे नाका पर पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर बिहार की ओर से बंगाल में प्रवेश करने वाले हर वाहन, हर गाड़ी की बारीकी से जांच की जा रही है। जहाँ गाड़ियों की डिक्की, सीट और फिर अन्य हिस्सों की तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी तरह की अवैध नकदी, शराब या फिर संदिग्ध सामग्री को रोका जा सके। ये कार्रवाई चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के तहत की जा रही है। जब पांजीपारा ओपी और फिर ग्वालपोखर थाना पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल लगातार इस अभियान में लगे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम निष्पक्ष और फिर शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वहीं पर किशनगंज जिले में भी एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किशनगंज जिले में कुल 7 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। जहाँ इन चेक पोस्ट में रामपुर, फ्रेंगोला और फिर अन्य सीमावर्ती इलाके शामिल है, जहां पर हर आने जाने वाले वाहन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। किशनगंज की भौगोलिक स्थिति इसे और भी संवेदनशील बनाती है। यहां से सटे पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर, चाकुलिया और फिर चोपड़ा जैसे विधानसभा क्षेत्र महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इसी वजह से चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के काफिले और फिर झंडे से सजी गाड़ियां लगातार इस इलाके से गुजर रही है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जब प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है और जरूरत पड़ने पर और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, हुमायूं कबीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए की डील की बात कही जा रही है। 1000 करोड़ रुपए ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने और बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए हुमायूं कबीर की बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए की डील की बारे में बातें कही जा रही है। हालांकि इस वीडियो की केडीबी लाइव पुष्टि नहीं करती है, लेकिन इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। जब पश्चिम बंगाल की आम जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उन्हें बीजेपी नेताओं के साथ 1000 करोड़ रुपए की डील पर चर्चा करते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में हुमायूं कबीर कहते हैं कि वे किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। इस वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से केडीबी लाइव नहीं पुष्टि करती है। वहीं पर टीएमसी के कुणाल घोष ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने टीम बी और टीम सी बनाई है, जो हुमायूं कबीर के जरिए काम कर रही है ताकि मतुआ हिंदू और मुसलमानों को धोखा दिया जा सके। जब हुमायूं कबीर की पार्टी 294 विधानसभा सीटों में से 118 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जब इसने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। जब राज्य में चुनाव 2 चरणों में 23 अप्रैल और फिर 29 अप्रैल को होने हैं और नतीजे
4 मई को आने की उम्मीद है। वहीं पर इस मामले पर हुमायूं कबीर से भी बात की गई तो उन्होंने जोर देकर के कहा कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और ये वीडियो AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं अभी चुनाव प्रचार में व्यस्त हूं, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं केस दर्ज करूंगा। हुमायूं कबीर ने आगे स्पष्ट कर दिया है कि मैं कभी भी सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा या फिर मोहन यादव से नहीं मिला हूं और न ही मैंने कभी उनसे बात की है। जब वीडियो में हुमायूं कबीर दावा करते हैं कि उन्होंने बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ चर्चा की है, वह आरोप लगाते हैं। दोस्तों, किशनगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिल रही गलत जानकारी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। AIMIM नेता अख्तरुल ईमान ने खुद मौके पर पहुंच कर की व्यवस्था की पोल खोल दी है। यह ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी लेकिन डिस्प्ले बोर्ड पर पुरानी जानकारी चल रही थी। अब सवाल यह है कि क्या यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा अब भी प्राथमिकता में नहीं है? ये बड़ा सवाल है। तो दरअसल बात यह है कि किशनगंज रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को लेकर के एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमूर विधायक अख्तरुल ईमान ने स्टेशन का दौरा करके वहां की खामियों को उजागर किया है। उन्होंने बताया है कि सुबह करीब 6:12 पर स्टेशन के डिस्प्ले बोर्ड पर ट्रेन संख्या 22504 की पुरानी जानकारी दिखाई जा रही थी, जबकि वे ट्रेन पहले से ही दालकोला पहुंच चुकी थी। इसके अलावा दूसरी ट्रेन की घोषणा हो चुकी थी लेकिन डिस्प्ले बोर्ड पर अब भी पुरानी जानकारी ही दिखाई जा रही थी। अख्तरुल ईमान ने इसे यात्रियों के लिए गंभीर समस्या बताया है। उनका कहना है कि गलत जानकारी के कारण यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर इधर उधर भागना पड़ता है, जिससे खास करके बुजुर्गों, महिलाओं और फिर बच्चों को खतरा हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किशनगंज रेलवे स्टेशन पर ऐसी लापरवाही कोई नई बात नहीं है, वह ये रोज की समस्या बन चुकी है। यात्रियों द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद भी रेलवे प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। विधायक अख्तरुल ईमान ने कटिहार रेल मंडल के अधिकारियों से मांग की है कि इस तरीके की लापरवाही के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ चेतावनी या कागजी कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होगा। अख्तरुल ईमान ने रेलवे कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि यात्रियों की सुविधा और फिर सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि रेलवे की आय भी इन यात्रियों से होती है। किशनगंज वासियों के लिए एक बड़ी खबर है। किशनगंज के हजारों लोगों के लिए कल की सुबह मुश्किल भरी रह सकती है, जब सुबह 5 बजे से 9 बजे तक कई इलाकों में बिजली पूरी तरह से बंद रहेगी। जब वजह लाइन के पास पेड़ों की कटाई ताकि आगे बिजली बिना रुकावट मिल सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोग इसके लिए तैयार हैं? तो दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले में बिजली विभाग ने मेंटेनेंस को लेकर के एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके तहत 10 अप्रैल को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रहेगी। ये कटौती 11 kV पश्चिम पाली फीडर नंबर 2 क्षेत्र में की जाएगी, जहां पर बिजली लाइनों के आसपास बड़े पेड़ों की टहनियों की छटाई का काम होना है। विभाग के अनुसार ये काम सुरक्षा और फिर बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली लाइनों के पास बड़ी हुई टहनियां अक्सर शॉर्ट सर्किट और फिर फॉल्ट का कारण बनती है, जिससे अचानक बिजली कट जाती है। इसलिए इनकी समय समय पर सफाई जरूरी होती है ताकि भविष्य में निर्बाध बिजली मिल सके। इस मेंटेनेंस कार्य के दौरान उत्तरपाली, इकबाल कॉलोनी, रहमानी कॉलोनी, पुलिस लाइन, मोहिद्दीनपुर, चूरीपट्टी, कांजा बस्ती, पानीबाग, सुभाषपल्ली, पहाड़ी चौक, पिलखाना रोड और कॉलेज रोड जैसे कई इलाकों में बिजली पूरी तरह से बंद रहेगी। इन क्षेत्रों के हजारों उपभोक्ता सुबह के समय बिजली से वंचित रहेंगे, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है। खास करके सुबह के समय घरेलू कामकाज, ऑफिस की तैयारी, दुकानों का खुलना और फिर अन्य जरूरी गतिविधियों पर असर पड़ेगा। बिजली विभाग ने अस्पतालों, पुलिस लाइन और फिर अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े स्थानों को बैकअप व्यवस्था रखने की सलाह दी है, ताकि किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटा जा सके। वहीं पर साथ ही साथ आम उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे सुबह 5 बजे से पहले ही अपने जरूरी काम निपटा लें, जैसे कि पानी भरना, मोबाइल चार्ज करना और फिर अन्य जरूरी काम। विभाग का कहना है कि ये अस्थायी परेशानी भविष्य में बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए जरूरी है। जब काम पूरा होते ही बिजली सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दरअसल बात यह है कि बिहार में अब गुटखा और पान मसाला खाने वालों के लिए बड़ा झटका है। सरकार ने 1 साल के लिए इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। जब निर्माण से लेकर के बिक्री तक सब पर रोक लगेगी।
अब सवाल यह है कि क्या इस फैसले से सच में लोगों की सेहत सुधरेगी या फिर अवैध कारोबार और बढ़ेगा। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाले पर एक बार फिर से सख्त कदम उठाया है। जब बिहार में इन उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 30 मार्च 2026 से लागू हो चुका है और अगले 1 साल तक प्रभावी रहेगा। जब सरकार का कहना है कि यह फैसला आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जब स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तंबाकू युक्त उत्पाद कई गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं, जिसमें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी शामिल है। ऐसे में इन पर रोक लगाना जरूरी हो गया था। ये प्रतिबंध फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत लागू किया गया है। इससे पहले भी बिहार में इस तरह के बैन लगाया गया था, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। यह सरकार का उद्देश्य है कि लोग इन हानिकारक उत्पादों से दूर रहें और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। यह सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से न सिर्फ लोगों की सेहत पर सकारात्मक असर पड़ेगा, बल्कि गुटखा और फिर पान मसाला के अवैध कारोबार पर भी लगाम लगेगी। हालांकि पहले भी इस तरह के प्रतिबंध के बावजूद भी कई जगहों पर चोरी छिपे बिक्री की शिकायतें सामने आती रहती है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने इस बार सख्त निगरानी की तैयारी की है। जब संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि बाजारों में नियमित जांच करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करें। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर व्यापारी इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और फिर अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। साथ ही साथ आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे इस बैन का पालन करें और तंबाकू उत्पादों से दूरी बना करके रखें। फिलहाल ये देखना अहम होगा कि सरकार का यह फैसला जमीन पर कितना असर दिखाता है और क्या वाकई लोग गुटखा पान मसाला छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ेगा।